संग्रामपुर शहर में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लोग या तो आग के सामने रहना पसंद कर रहे हैं या अपने घरों के अंदर। पारा हर दिन गिरता ही जा रहा है। जानवर भी किसी ऐसी जगह की तलाश में हैं जहां उनको गर्मी मिल सके। पिछले 3 दिनों से सूरज भगवान ने दर्शन भी नहीं दिए हैं, इसलिए ठंड अपने चरम पर है। लेकिन कड़ाके की सर्दी की उस रात एक साया एक दुकान की ओर बढ़ रहा था। अरे बाप रे! अरे अरे बाप रे! अरे कितनी ठंड है आज हैं? लेकिन कुछ भी हो, मुझे आज अपना काम करना ही पड़ेगा भाई। वो साया धीरे धीरे एक दुकान के पास पहुंचा। उसके हाथ बिल्कुल सुन्न हो चुके हैं, उंगलियां बर्फ की तरह जम गई हैं, सांसों से धुआं निकल रहा है। गुणीराम दुकान का शटर छूता है। लोहे की ठंडक हथेली में चुभ जाती है, लेकिन इन सब की परवाह किए बिना वो अपने काम को अंजाम देने की सोचता है। आज नहीं किया तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा मेरा, सब कुछ। वो जेब से एक पुरानी मुड़ी तुड़ी माचिस निकालता है। 3 तीलियां बची हैं उस माचिस के डिब्बे में। एक तीली जलती है, हवा उसे बुझा देती है। दूसरी तीली थोड़ी देर जलती है, लेकिन ठंडी हवा उस लौ से ज्यादा ताकतवर निकलती है। तीसरी तीली हाथ में लेते हुए उसकी आंखें भर आती हैं। अरे अब मत बुझना, नहीं तो बिना तुम्हारी रोशनी के मैं इस दुकान का ताला कैसे खोल पाऊंगा, क्योंकि रात को तो मुझे बहुत ही कम दिखता है। शायद गुणीराम की इस बात को किसी शक्ति ने सुन लिया। उसकी रोशनी में गुणीराम ने एक मोमबत्ती जलाई और एक लोहे के तार नुमा औजार से उस दुकान के ताले को खोलने की कोशिश करने लगा। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद ताला नहीं खुला। हे भगवान, ये ताला क्यों नहीं खुल रहा है? अगर ताला नहीं खुला तो फिर मैं दुकान के अंदर कैसे घुस पाऊंगा? कैसे मैं अपने काम को अंजाम दे पाऊंगा? गुणीराम ने एक बार फिर से कोशिश की। इस बार ताला खुल गया। ताला खुलते ही उसके चेहरे पर चमक आ गई। वो तुरंत ही दुकान के अंदर घुस गया। वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान थी, जहाँ कई सारे गीजर और हीटर के साथ साथ पंखे, बल्ब, तार, एक्सटेंशन बोर्ड और स्विच रखे हुए थे। वो उन सामान की ओर बढ़ा और उसने एक हीटर उठा लिया और फिर धीरे से दुकान के बाहर निकल आया। लो, मेरा तो काम हो गया। अब यहाँ से जल्दी से निकल जाता हूँ। वो ये सोच ही रहा था कि तभी पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी की आवाज वो कुछ समझ पाता। तभी टॉर्च की रोशनी सीधे उसके मुंह पर पड़ी। अरे चोर, हवलदार सोहनलाल, पकड़ो उसे, वो चोर है। उस दुकान में इसने चोरी की है, पकड़ो। गुणीराम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। उसे जिसका डर था वो हो चुका था। पुलिस ने उसे चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया था। उस समय उसे बस एक चीज सूझी और वो था वहां से भागना। गुणीराम भागने लगा। सोहनलाल, पकड़ो इसे। इस चोर ने हम पुलिस वालों की नींद हराम कर रखी है। बचना नहीं चाहिए ये, पकड़ो। गुणीराम आगे आगे भाग रहा था और सोहनलाल के साथ साथ इंस्पेक्टर अनुज पीछे पीछे। रुक जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। मैं कहता हूँ रुक जाओ। ये लेकिन गुणीराम नहीं रुका और आखिरकार इंस्पेक्टर अनुज ने उस पर गोली चला दी। धाए की आवाज आई और गोली सीधा गुणीराम के सिर के पीछे जाकर लगी। वो चीखता हुआ नीचे गिर पड़ा। गुणीराम जमीन पर तड़पने लगा। उसकी सांसें अटक अटक कर चल रही थीं। वो बस एक ही बात बोल रहा था, गुड़िया, 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 मेरी गुड़िया को बचा लो। गुणीराम तड़पते हुए अपनी बेटी गुड़िया को याद करने लगा और खुद में बड़बड़ाने लगा कि मुझे हीटर लेकर
अपने घर जाना ही होगा, किसी भी कीमत पर, चाहे मेरी जान भी क्यों न चली जाए। गुणीराम की बेटी चंदा को पिछले 1 महीने से तेज बुखार आ रहा है। उसे ठंड लग गई है। सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों ने मुफ्त में दवा तो दे दी, लेकिन उससे कहा कि देखो, तुम्हारी बेटी को ठंड लग गई है, इसे गर्म जगह में रखना, हो सके तो हीटर के आगे। जलती लकड़ियों के सामान नहीं, क्योंकि उसका धुआं अगर नाक से इसके सीने में पहुंच गया तो बहुत ही दिक्कत होगी, क्योंकि हमें डर है कि कहीं इसे निमोनिया ना हो जाए। गुणीराम अस्पताल के बाहर निकल रहा था तो उसके कानों में डॉक्टर की एक ही आवाज गूंज रही थी, इसे हीटर के पास रखना। गुणीराम को समझ नहीं आ रहा था कि वो हीटर कैसे खरीदेगा, क्योंकि 15 दिन पहले उसकी नौकरी चली गई थी। गुणीराम की नौकरी जाने का कारण था पिछले 1 महीने से वो अपनी बेटी की बीमारी के कारण काम पर देर से पहुंच रहा था। वो एक पेट्रोल पंप पर काम करता था। किसी तरह उसका और उसके परिवार का गुजारा उस नौकरी से चलता था। एक दिन की बात है, जब वो पेट्रोल पंप पर देर से पहुंचा तो अरे क्या बात है साहब जी, पेट्रोल पंप का मालिक तू है कि मैं हूँ? साहब आप है तो फिर यहाँ मेरी मर्जी चलेगी या तेरी? पिछले 1 महीने से देख रहा हूँ, तेरा जब मन होता है तब आता है और जब मन होता है चला जाता है। अरे तेरे बाप का घर है क्या ये? हैं? साहब ऐसा मत बोलिए, आपको पता है ना कि मेरी बेटी पिछले 1 महीने से बहुत बीमार है, इसलिए देर हो जाती है। तेरे देर के चक्कर में मेरा तो नुकसान हो रहा है, हैं? और तुझे पता है ना, मैं यहाँ खैरात बांटने नहीं बैठा हूँ, इसलिए अभी के अभी यहाँ से निकल ले, तेरी नौकरी गई, चल। गुणीराम अपने मालिक के सामने रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन उस पत्थर दिल इंसान पर इसका कोई असर नहीं हुआ। गुणीराम ने दूसरी नौकरी की तलाश शुरू कर दी, लेकिन नौकरी मिलना इतना आसान तो नहीं। एक दिन तो ये नौबत आ गई कि उसे और उसके परिवार को पत्ते खाकर रहना पड़ा, वो पत्ते जो वो पार्क से तोड़ लाया था। पिताजी, आज का खाना बहुत ही स्वादिष्ट था, मुझे हर दिन यही खाना है। बीमार गुड़िया की बातों को सुनकर गुणीराम और उसकी पत्नी मीना फूट फूट कर रोने लगे। इस बीच एक बार फिर से गुड़िया की तबीयत बहुत खराब हो गई। वो फिर से उसे डॉक्टर के पास ले गया। इस बार फिर से डॉक्टर ने उसे वही कहा, अरे भाई, तुम्हें बताया था ना कि बहुत ज्यादा ठंड है, अपनी बेटी को हीटर के पास रखो। और हाँ, एक बात और, इसे पौष्टिक खाना भी खिलाया करो। तुम्हें पता है ना, तुम्हारी बेटी का वजन 7 किलो कम हो गया है। हाँ? गुणीराम डॉक्टर की बातों को सुनता रहा और अंदर ही अंदर रोता रहा। उस दिन भी उसने नौकरी की बहुत तलाश की, लेकिन नहीं मिली। मजबूरन उसे भीख मांगना पड़ा। साहब, 1 रुपए 2 रुपए जो भी हो दे दो साहब, मेरी बच्ची भूखी है साहब। कुछ ने उसे दुत्कारा और कुछ ने उसे पैसे दिए। उन पैसों से वो ब्रेड और एक पैकेट दूध खरीदकर घर ले गया। कई दिनों बाद गुड़िया ने भरपेट खाना खाया था, लेकिन अगले दिन फिर से उसकी तबीयत खराब हो गई। गुणीराम और उसकी पत्नी ने किसी तरह फटे चिटे कंबल से उसे ढका और कोशिश की कि किसी तरह उसका कांपना कम हो जाए, लेकिन वो कांपती ही रही। और उस रात पहली बार ऐसा हुआ कि कांपते कांपते वो जोर से खांसने लगी। वो इतना खांसी कि उसके मुंह से खून निकल आया। सुनते हो जी, ये देखो, गुड़िया ने खांसते खांसते खून की उल्टी कर दी। गुणीराम अपनी इकलौती बेटी की हालत देखकर बहुत डर गया और उसी दिन उसने तय कर लिया कि अब नहीं बर्दाश्त होगा, अब नहीं देख पाऊंगा मैं इसका दुख। भगवान भगवान करके मैं थक गया, अब मुझे ही कुछ करना होगा। उसी रात जब ठंड हड्डियों के भीतर उतर चुकी थी और झोपड़ी में गुड़िया की खांसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी, गुणीराम ने एक सख्त फैसला किया। उसने तय कर लिया कि
कि अब कुछ भी हो जाए तो वो हीटर लेकर ही लौटेगा। जब वो दुकान में घुसा और हीटर उठाया तो उसके हाथ कांप रहे थे, डर से नहीं उम्मीद से। लेकिन जैसे ही पुलिस की टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी वो टूट गया। बुरी तरह घायल गुणीराम पुलिस के आगे गिड़गिड़ा रहा था। साहब सुन लीजिए, मैं चोर नहीं हूँ, मेरी बेटी बहुत बीमार है साहब, उसको ठंड लग रही है। डॉक्टर ने कहा है हीटर के पास रखना जरूरी है। पुलिस वालों के लिए वो सिर्फ एक चोर था, एक और नाम, एक और केस। कोई नहीं सुनना चाहता था कि वो चोरी नहीं थी, ये एक बाप की मजबूरी थी। उसकी बात किसी के कान तक नहीं पहुंची। कानून ने उसके आंसुओं को नहीं देखा, वर्दी ने उसकी मजबूरी को नहीं समझा। गुणीराम तड़प तड़प कर वहीं मर गया। अच्छा हुआ मर गया, अगर जिंदा रहता तो और चोरियां करता लोगों की और हमें परेशान करता। हट। दूसरी तरफ उसकी झोपड़ी में गुड़िया की सांसें भी धीरे धीरे टूट रही थीं। न हीटर था न गर्म जगह, बस माँ की गोद और ठंड। गुड़िया भी अपने पिता के पास चली गई। गुड़िया, मेरी बच्ची, आंखें खोल। लेकिन गुड़िया अब किसी आवाज पर नहीं जाग सकती थी। एक ही रात में ठंड ने एक बाप की जान ली और एक बच्ची की जिंदगी। सुबह जब गुणीराम की लाश पोस्टमार्टम के लिए गई, उसी समय मीना की गोद हमेशा के लिए खाली हो चुकी थी। वो बस एक ही बात दोहराए जा रही थी। हीटर आ गया, गुणीराम हीटर ले आया, अब गुड़िया को ठंड नहीं लगेगी। समाज ने कहा एक चोर मारा गया, लेकिन सच ये था कि उस रात ठंड ने 3 जिंदगियां छीन ली। ठंड सबको लगती है, लेकिन गरीब के लिए ठंड सिर्फ मौसम नहीं होता, वो एक सजा बन जाती है। दोस्तों आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे।